नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किसान रेडियो 90.4 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो जिसका नाम है आपकी बात। और आज हम आपकी बात करा रहे हैं नेशनल अवार्डी टीचर डॉक्टर सर्वेश मिश्रा सर से, कि कहते हैं ना कि एक अच्छा शिक्षक किताबों से ज्यादा दिलों को पढ़ता है। और आज हमारे साथ है एक ऐसे ही शिक्षाविद जिन्होंने न सिर्फ कक्षा में बच्चों को ज्ञान दिया बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी इन्होंने सिखाया, जिन्होंने अपने समर्पण, मेहनत और अद्भुत शिक्षण शैली से देश भर में एक मिसाल कायम की और जिनके इसी योगदान को सलाम करते हुए भारत सरकार ने इन्हें नेशनल अवार्ड फॉर टीचिंग से सम्मानित भी किया है। ऐसे में डॉक्टर सर्वेश मिश्रा सर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान रेडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको टीचिंग के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है, तो उस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे विद्यालय पे आने और हमसे बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश से वर्ष 2018 में ऑल ओवर यूपी से इकलौते शिक्षक के रूप में अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख शिक्षक पूरे उत्तर प्रदेश में काम करते हैं बेसिक माध्यमिक शिक्षा को मिला के, और उसमें से इकलौते शिक्षक के रूप में मुझे भारत सरकार ने इस गौरव के लिए चुना। तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे साथियों के लिए, मेरे विद्यालय के लिए निश्चित तौर पे एक बहुत गर्व का पल था, क्योंकि ये देश का सर्वोच्च सम्मान है। किसी भी क्षेत्र में जैसे भारत रत्न है, वैसे ही एक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है। और मेरे लिए इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में मेरे ख्याल से सबसे कम उम्र में जब मुझे मिला तो ये अवार्ड मिला था, सबसे कम सेवा में मुझे मिला था और इकलौता मिला था। 3 रिकॉर्ड भी मेरे साथ जुड़े जब मुझे मिला, क्योंकि उसके पहले जनरली 17 लोगों को उत्तर प्रदेश से मिलता था और काफी बुजुर्ग अवस्था में मिलता था, 58 साल 62 साल के टीचर्स को। तो मेरे लिए काफी खुशी की बात थी और ये अवार्ड मिलना, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को उस अवार्ड की गरिमा को मेंटेन रखने के लिए एक चैलेंज भी था मेरे सामने कि हम उसको और बेहतर कैसे बनाएं, अपने विद्यालय को, अपने बच्चों को और समाज की अपेक्षाओं में अपने आप को खरा उतरें। सर, अभी आप बस्ती में मुड़घाट है, वहां पर आप प्राथमिक विद्यालय है, वहां पे प्रधानाचार्य के पद पर अभी कार्यरत है। तो शिक्षण के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ और इस पेशे में आप आने के लिए प्रेरित कैसे हुए? देखिए, शिक्षण के लिए मुझे लगता है भारत की जो जनरेशन है, और अभी तो तमाम सारे बच्चे शिक्षक बनने के लिए करने लगे, बट हम लोगों का जब दौर था तो मेरी पढ़ाई लिखाई इंटरमीडिएट तक यहाँ बस्ती शहर में हुई। उसके बाद मैं मेरा गांव जो है, गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बेलसड़ एक जगह है, गौर ब्लॉक में आता है। मैं वहाँ 8th क्लास तक वहाँ पे पढ़ाई की मैंने। हाई स्कूल इंटर मैंने बस्ती से पास किया। उसके बाद मेरी पूरी पढ़ाई ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, एमएड और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इलाहाबाद शहर में रहते हुए हुई। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग के दौर में जो बच्चे इलाहाबाद पढ़ाई करने जाते थे वो टीचर बनने के लिए नहीं जाते थे। हम लोग अधिकारी बनने के लिए, पीसीएस, आईएएस बनने के लिए वहां पे उस दृष्टि से पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मैं सौभाग्यशाली था कि बहुत कम एज में, अर्ली एज में मैंने ग्रेजुएशन जैसे ही किया, पीजी किया, तुरंत बीएड में मैंने टॉप किया बीएड कॉलेज को। फिर मैं बीएड ज्वाइन किया, फिर बीएड जैसे करके निकला, पहली रैंक मेरी थी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था बीएड में, तो मैं एमएड में एडमिशन ले लिया। तो मेरा ट्रैक कहीं ना कहीं हल्का सा चेंज हो गया। मैंने पीसीएस के भी परीक्षाएं दी, एग्जाम्स दिए, उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया प्रीलिम्स, लेकिन फाइनली शायद टीचिंग मेरे सौभाग्य में लिखा था। तो एमएड करने के बाद मैं तुरंत टीचिंग में आ गया। तो मैं चाहता तो उसके बाद भी मैं तैयारी करते रहता और शायद उस क्षेत्र में चला जाता है, लेकिन मेरा मानना था कि ईश्वर ने शायद मुझे इसीलिए बनाया था। तो मैंने बिल्कुल मैंने जुनून से टीचिंग के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। और पहली नियुक्ति मेरे गांव के पास जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, जहां मैंने कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई करी थी, उसी स्कूल में मैं टीचर बना। तो ये मेरे लिए और काफी अच्छी बात थी। एक इमोशनल बॉन्ड था उस स्कूल से। जो टीचर्स मुझे पढ़ाए थे उनके साथ मैं टीचर के रूप में था। जिन जगहों पे जमीन पे बैठ के मैं पढ़ रहा था, वहां मैं उसी कुर्सी पे बैठ के मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा था। फिर मेरा वहां से प्रमोशन हुआ, और मैं बताऊं आपको, जिस स्कूल में मैं था वहां भी 816 बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल था। अच्छा। जिले का टॉप छात्र संख्या वाला स्कूल, और वहां भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। पूरे तब कॉन्वेंट स्कूलों को इतना कल्चर भी नहीं था, लेकिन जो थे भी वहां भी बच्चे ना जाके हमारे उस स्कूल में आते थे। तो 5 साल वहां सेवा करने के बाद हमारा फिर प्रमोशन हुआ, और बस्ती सदर का ही दूसरा स्कूल है परसा जागीर। फिर मैं वहां का प्रिंसिपल था लगभग 5-6 साल, और यहाँ तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय
श्री नरेंद्र सिंह पटेल जी ने मुझे इस स्कूल को, काफी खराब स्कूल था, बच्चे नहीं थे, बिल्डिंग नहीं थी, आने का रास्ता नहीं था, लोग मानते थे कि स्कूल को कोई सही नहीं कर सकता। तो तत्कालीन जिलाधिकारी ने पूछा कोई ऐसा टीचर वीएसए साहब से कि भाई जो इसको सही कर पाए, तो वीएसए साहब ने मेरा नाम लिया होगा और मुझे यहाँ पोस्ट कर दिया गया 2016 में। जब मैं आया 19 बच्चे केवल मुझे मिले थे। अच्छा। और आज 250 से ज्यादा, मेरी हाईएस्ट छात्र संख्या 302 तक मेरी पहुंची थी। जी जी। और अभी भी 250 बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आया और मेरा मानना था कि जब एक शिक्षक के रूप में मैं हूँ और समाज में किसी भी पेशे से ज्यादा पवित्र पेशा शिक्षक का है। जैसा कि भी आपने अपने परिचय में कहा कि हम लोग किताबों को नहीं, दिलों को पढ़ते हैं, बच्चों के चेहरों को पढ़ते हैं, उनके उसको एक गार्जियन अपने बच्चे को अपने चाचा, भतीजा, ताऊ, नानी, काकी के पास नहीं भेजता है, छोड़ता है 8 घंटे के लिए, बट मेरे पास छोड़ता है, टीचर के पास छोड़ता है बिना किसी भय के। तो उसके उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, उस भरोसे को बनाए रखने के लिए एक टीचर को बहुत तपस्या, बहुत पेन लेना पड़ता है। और हमने वो चैलेंज स्वीकार किया और आज हमारे स्कूल में न केवल अच्छी पढ़ाई हो रही है बल्कि अच्छा एक नागरिक भी बना रहे हैं, अच्छा संस्कार भी दे रहे हैं। और इसी के कारण हमारे स्कूल में आज, जहां सरकारी स्कूलों में लोग एडमिशन को दौड़ रहे हैं, हमारे यहाँ वेटिंग में बच्चे हैं कि मेरा नाम लिख लिया जाए। मेरे पास जगह नहीं है, कहाँ बैठाएंगे उनको भी। आप देख रहे हैं बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग बन जाएगी तो हम थोड़ी छात्र संख्या बढ़ाएंगे इधर। जी सर, इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी एक अभियान चलाया जा रहा है, स्कूल चलो अभियान। तो इस अभियान के तहत आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं जिसके तहत काम किया जा रहा है? देखिए, स्कूल चलो अभियान, हम सभी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और सरकार की प्राथमिकता है कोई बच्चा स्कूल जाने से ना छूटे। जी जी। हर बच्चे को 6 से 14 साल तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। हमारा भी ये दायित्व है जो स्कूल टीचर है, जो प्रिंसिपल, कि हमारे क्षेत्र का कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो गांव में फेरी वाले का काम कर रहा हो, खेत में काम कर रहा हो, किन्हीं कारण से, पैसे के नाते किन्हीं कारण से उसको शिक्षा ना मिले, ऐसा ना हो, हम सभी सुनिश्चित करते हैं। मैंने आपको बताया कि इतने बच्चे हैं कि मुझे जरूरत नहीं है। जी जी। फिर भी मैं गांव में एक घर में कम से कम 250-300 घर इस गांव में है, मैं साल भर में 4 बार उनके घर जाता हूँ, हर घर में जाता हूँ। जी जी। ये आपका कोई बच्चा ऐसा तो नहीं अनुपस्थित हो गया, बहुत दिन से नहीं आ रहा, या अभी मैं लोग अप्रैल में चला रहे हैं, मैं मार्च में ही विजिट कर लिया कि किसी का 6 साल का बच्चा हो रहा हो तो उसको ला के भैया कर दो, मुझे दे दो। ठीक है। तो स्कूल चलो अभियान का हम सभी का दायित्व है। मैंने भी चलाया, रैलियां निकाली, डोर टू डोर गए। आज सुबह भी हम गार्जियंस के घरों में ही गए थे जिनके बच्चे एडमिटेड तो हो गए बट कम उनकी अटेंडेंस हो रही है, तो उनके घरों में गए, भाई भेजो उसको। आप बैठे हैं, आपके सामने कई गार्जियंस हाथ पकड़ के एडमिशन कराने ले आए। जी जी। तो ये उसका प्रभाव है स्कूल चलो अभियान का। और निश्चित तौर पे हर सरकारी शिक्षक को इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्कूलों में बच्चे हैं तभी हमारी सेवा है, तभी हमारा जो है नौकरी है, तभी हमारी सैलरी है। बच्चे नहीं तो टीचर नहीं, टीचर नहीं तो उसकी सारी सुविधाएं नहीं। सर, आज के समय में शिक्षा के बदलते स्वरूप को आप कैसे देखते हैं और इसमें और क्या जरूरी सुधार करने चाहिए? बिल्कुल, अभी समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले केवल कॉपी किताबों तक, अल्फाबेट तक, सामान्य गणितीय दक्षताओं तक ही बच्चों को प्राइमरी लेवल पे सिखाया जाता था, लेकिन अभी AI का दौर है, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप जो कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप दिमाग में सोचो, वो चीज आपके सामने फट से बना के सेकंड भी नहीं लग रहा आ जा रहा है। जी जी। तो AI के दौर में 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। बच्चों को ग्लोबल सिटीजन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है देश में और मैं उसका सदस्य भी हूँ स्टीयरिंग कमेटी का, उत्तर प्रदेश सरकार का। तो हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी कहती है कि आज की डेट में बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, मतलब ऐसा नागरिक जो अमेरिका में भी जाके सरवाइव कर ले, भारत में भी कर ले, भूटान में भी कर ले, श्रीलंका में भी कर ले, और उसके अंदर वो सारी दक्षताएं हों जो एक कहीं भी सरवाइव करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए सक्षम हो। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाए, जो बच्चों में मानवीय मूल्यों को वृद्धि, ना केवल उनको कागजी कीड़ा ना बनाए कि आप एग्जाम पास कर जाओ। बच्चों को संस्कार दे, बच्चों को मैनर दे, बच्चों को सामंजस्य कैसे सिखाया जाता, बच्चों में दया कैसे आए, बच्चों को करुणा का भाव कैसे आए, हमें इन सारी चीजों को भी सिखाना होगा। और मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, मेरी मॉर्निंग जो असेंबली पूरी एक पीरियड की होती है और वो पूरा एक पीरियड ही सारे बच्चों के साथ बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड है कि हम बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संस्कारों की ही बात उसमें करते हैं।
फिर पूरा दिन भर उनकी किताबों के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती। जी जी। सर, इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि देश में जो बढ़ते हुए नए शिक्षक हैं उनको आप क्या सलाह देंगे ताकि वे शिक्षा में उत्कृष्टता जो है उसको हासिल कर सके। नए शिक्षकों से मेरा सुझाव है कि आप आज की डेट में सरकारी सेवा में अच्छी सैलरी है, एक परिवार चलाने के लिए सरकार इतने पैसे देती है कि हम लोग अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, परिवार को पाल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ आए तो इसलिए ना आए कि केवल आपको सैलरी अच्छी मिले, इसलिए आए कि नौकरी करने नहीं आ रहे, इसलिए आए कि आप सेवा करने आ रहे हैं। सेवा शिक्षक के रूप में जिस दिन एक शिक्षक सेवा का भाव लेके आगे आएगा, निश्चित तौर पे अपना सर्वोत्कृष्ट दे पाएगा। जिस दिन उसको लगता है कि हम 6 घंटे की नौकरी करने जा रहे हैं या मैं इतनी बड़ी सैलरी लेने जा रहा हूं, तब तक वो काम नहीं करेगा। आप सेवा भाव से आइए। आप सोचिए कि आप सरकार से पैसा नहीं ले रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं समाज के। हमारे स्कूलों में जो बच्चे हैं 90% बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे अगर हमारे पास हैं तो उनकी पढ़ाई के साथ हमें उनके पर्सनल हेल्थ, हाइजीन, उनके आप देखें कि हम लोग MDM भी खिलाते हैं, हम लोग कपड़े भी देते हैं, हम लोग स्टेशनरी भी देते हैं, हम लोग उनको वो सारी चीजें देते हैं जो उनके जीवन यापन के लिए भी जरूरी है, पढ़ाई के लिए नहीं केवल जरूरी है। तो हम उनकी रोज सेवा के काम करते हैं। इवन मेरे स्कूल में कई सारे परिवार ऐसे हैं जिनके परिवारों में भी छोटी बड़ी समस्याएं होंगे, फाइनेंशियल समस्याएं होती हैं, लड़ाई झगड़े की बात होती है, वहां भी मैं उतर के पर्सनल उनको मदद करने के लिए करता रहता हूँ और तैयार रहता हूँ। तो मेरा मानना है कि नए शिक्षक जो आ रहे हैं वो दिल से जुड़े हमारे स्कूलिंग सिस्टम से, हमारे बच्चों से, हमारी कम्युनिटी से, तो एक सफल शिक्षक के रूप में वो स्थापित हो पाएंगे। सर, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा किसान रेडियो के माध्यम से? जो भी बच्चे हैं वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हों चाहे प्राइमरी स्कूल के हों, मेरा रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि आप पढ़ाई इसलिए ना करो कि आपको क्लास पास होना है, आप पढ़ाई इसलिए करो कि आपको एक अच्छा नागरिक बनना है। ऐसा नागरिक जो समाज में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक कार्य करे, ऐसा नागरिक जो देश की सुरक्षा पे, देश की अस्मिता पे उसको रक्षा कर सके, जरूरत पड़ने पे अपनी जान भी देने के लिए, अपना समय देने के लिए तैयार रहे। क्योंकि हमारी वर्तमान खासकर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो है वो देश में अच्छी नौकरियां तो दे रही है, अच्छी सैलरी भी तो दे रही है, लेकिन जहां तक लगता है कि एक अभाव दिख रहा बच्चों में राष्ट्रीयता का, बच्चों में समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। हम बहुत अच्छी सैलरी पाते हैं, हम 4 व्हीलर से घूमते हैं, लेकिन हमारे सामने हमारे घर के सामने कोई गरीब परिवार आके भूखों पड़ा रहता है शाम को, हमारे रास्ते में कोई ऐसा जरूरतमंद दिखता है, कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट हो गया, हम खड़े होकर उसको 1 सेकंड मदद नहीं करना चाहते हैं। तो हमें ऐसे मानवीय मूल्य के नई जनरेशन चाहिए जिनके अंदर मानवीय मूल्य हो, दया हो, करुणा हो। तो पढ़ाई करें, अच्छे नागरिक बने, अच्छी सैलरी पाएं, लेकिन उसके साथ अपने अंदर मानवीय मूल्यों को भी जिंदा रखें, तभी हम एक समृद्ध राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर किसान रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए और अपना मूल्य। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।